हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में बताया था। अटलांटिक महासागर की धारा यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बारे में हमने उनकी धाराओं के बारे में बताया था। लेकिन आज हम अटलांटिक ओशन के का जो साउथ पार्ट है यानी साउथ अटलांटिक ओशन के करेंट्स, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। डियर व्यूअर्स, एक बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो धाराएं समुद्र की बहती हैं वो क्लॉकवाइज बहती हैं, एक प्रकार से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों के साथ साथ घूमती हैं। लेकिन साउथ अटलांटिक ओशन में अगर आप देखें तो जो धाराएं हैं वो बहती हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी सुई के विपरीत दिशा में। आइए सबसे पहले इन धाराओं को, अटलांटिक ओशन की धाराओं को हम ग्लोब में देखते हैं। ये ग्लोब जो आपके सामने है, ठीक है, ये ग्लोब, इसमें आप नजदीक से देखें 4 महाद्वीप हमने पहले भी बताया था, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इनके बीच में अटलांटिक ओशन एस आकृति का, अंग्रेजी के एस वर्णमाला की तरह से फैला हुआ है। और साउथ का जो हिस्सा है उसकी धाराओं के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले आप जानें वो है दक्षिण विश्वतीय धारा। विश्वत धारा क्यों इसका नाम पड़ा? दक्षिण विश्वतीय धारा उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो विश्वत रेखा होती है, धारा होती है, वो उत्तरी विश्वत रेखी धारा कहलाती है। लेकिन दक्षिणी विश्वत रेखी धाराएं जो होती हैं वो दक्षिण यानी विश्वत रेखा के, ठीक विश्वत रेखा के दक्षिण भाग में जो बहने वाली हवाएं होती हैं, हवाओं के सहारे ये भी चलती हैं। व्यापारिक पवन के सहारे ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। आप ध्यान से देखिए, जब पूर्व से पश्चिम की ओर आती हैं ये धाराएं अटलांटिक महासागर की, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ये महत्वपूर्ण धारा जब ब्राजील के पास टकराती है, आप देखिए ब्राजील का एक हिस्सा निकला हुआ है यानी अटलांटिक महासागर में जैसे वो अंतरीप जैसा निकला हुआ है हिस्सा, तो वहां पर टकराने के बाद 2 विभक्त हो जाती हैं इनकी धाराएं, एक उत्तर में चली जाती है और एक दक्षिण में चली जाती है। दरअसल होता क्या है कि ये व्यापारिक पवन के सहारे आती हैं और यहां पर 2 वजह है। यहां पर टकराने के बाद ऊपर और नीचे जाने की 2 वजह। एक तो यहां पर जो भाग है, स्थलीय भाग, वो दूर तक पानी में निकला हुआ है, जल में, समुद्र में निकला हुआ है। और जब उत्तर की ओर जाती हैं और दक्षिण की ओर जाती हैं तो इसमें विपरीत धारा एक जन्म लेती है, जो पुनः उत्तरी विश्वत रेखा वाली धारा और दक्षिण विश्वत रेखी धारा, इन दोनों के बीच में पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। उसको विपरीत धारा कहते हैं। उसका कारण क्या है इसे आप जानें। जब हम ढेर सारा यहां पर देखिए इकट्ठा हो जाता है जल, अमेजन नदी बहुत बड़ी, विश्व की सबसे, इन टर्म्स ऑफ वाटर, बहुत बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। यहां पर जब इकट्ठा होकर जल ऊंचाई पर आता है और टकराता है, रीबाउंड करता है और यहां से टकरा करके वो पुनः विपरीत दिशा में यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगता है। तो इस प्रकार विपरीत दिशा भी होती है। अब उसके बाद देखिए, अब इसके सहारे यानी अब इसके किनारे, ब्राजील के किनारे, नीचे अर्जेंटीना तक ये एक धारा बहती है, उसका नाम है फॉकलैंड ब्राजील धारा। पहले आप जान लें ब्राजील धारा, क्योंकि इसके ऊपर जो धारा है वो धारा विश्वत रेखी धारा होती है। ये है पूरा ब्राजील, एक आप इधर पीला येलो रंग का देख रहे हैं, पूरा ब्राजील का हिस्सा है। ये ब्राजील की धारा दूर तक बहती है, कई हजार किलोमीटर का सफर तय करती है। तो ये यहां पर जब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है
तो बहते बहते ब्राजील की धारा, चूंकि ब्राजील के तट से होती हुई जाती है इसलिए इसका नाम ब्राजील की धारा है। जब यही धारा नीचे की ओर बहती है तो फॉकलैंड, देखिए फॉकलैंड यहाँ पर देखिए एक जगह है, एक स्थान है फॉकलैंड। उस जगह पर फॉकलैंड आप जानते ही हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के कब्जे में बहुत दिनों तक रहा है और अभी भी फॉकलैंड में के वजह से दो देशों में लड़ाई हुई, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। दरअसल फॉकलैंड यहां पर जब मिलती है तो फॉकलैंड के पास फॉकलैंड धारा होती है जो ठंडी धारा होती है। और फॉकलैंड की धारा का जन्म कैसे होता है? टीरा डेल फिगियो एक नीचे का स्थान है, यानी दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणतम बिंदु है वहां से जो अंटार्कटिका है उसके पास से बहुत एक धारा चलती है जो उसके साथ साथ में बहुत सारे आइसबर्ग्स, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े वो बहने लगते हैं, बह करके आते हैं और इधर मिल जाते हैं फॉकलैंड की धारा में। तो फॉकलैंड एक प्रकार से ठंडी धारा और ऊपर से आने वाली ब्राजील की धारा वो जो गर्म है, तो ठंडी और गर्म धारा के मिलने के कारण वहां पर बहुत जबरदस्त फॉग होता है, गहरा एक घना कोहरा पड़ता है। देखिए उसकी दशा कैसी होती है, ठीक वैसे ही होती है जैसे उत्तर में फॉकलैंड की स्थिति होती है। फॉकलैंड उसी तरह से दक्षिण में आप देखें जहां पर न्यू फाउंडलैंड उत्तर में होती है और दक्षिण में फॉकलैंड। उत्तर में कौन सी जगह पर गर्म स्थान यानी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, वो न्यू फाउंडलैंड का एरिया है। ऐसी ही धारा, ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही परिस्थितियां घने कोहरे वाली दो विपरीत जलधाराओं, जो विपरीत नेचर वाली जलधाराएं हैं, उनके मिलने के बाद घना कोहरा पड़ता है और मछली के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है, यानी प्लैंकटन की उपस्थिति होती है। ठीक वैसी ही परिस्थितियां ब्राजील की धारा और फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड की ठंडी धारा और ब्राजील की गर्म धारा, इन दोनों के मिलने के बाद फॉकलैंड के आसपास का जो क्षेत्र है, वो फॉकलैंड का क्षेत्र और अर्जेंटीना, इन दोनों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्षेत्र मछलियों के लिए बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त और एक तरह से कह लें कि आर्थिक दृष्टिकोण से इस पूरे क्षेत्र में आसपास के देशों के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस फॉकलैंड की स्थिति जो सामुद्रिक है, सामुद्रिक जीवों के लिए भी बहुत अच्छी है, तो यहाँ क्या फॉकलैंड का जो प्लेस है वो कितना महत्वपूर्ण हुआ? इसीलिए ब्रिटेन ने जो अपने कब्जे में इसको रखा था, उसको न छोड़ने की सबसे बड़ी एक बात यही थी कि वहां पर आर्थिक स्थिति अपनी सुधारता था वो। अब देखिए, अब यही धारा और पछुआ आप देखिए इस पवन के सहारे, वेस्टर्ली जो ड्रिफ्ट है उसके सहारे और बढ़ी नीचे आर्कटिक होने की वजह से ये बहुत ठंडी जलधारा है और बहते बहते ऊपर साइड में देखिए उत्तर को का अनुसरण करती है। वो 40 जो गृहस्थी 40 50 60 आपने नाम सुना होगा, बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, उनके सहारे ये ऊपर की ओर बढ़ती हैं और बढ़ करके इसमें एक केप अग्लोहास की धारा हो जाती है। केप अग्लोहास की धारा क्यों कहते हैं, क्यों नहीं केप टाउन की धारा कहते हैं? दरअसल केप वह स्थान होता है जो अंतरीव होता है, यानी पानी में दूर तक निकला हुआ होता है, और केप अग्लोहास एक स्थान है जो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है और वो एक गांव है और पर्यटन स्थल बहुत ही शानदार है। वहां पर देखा जाए तो एक तरह से लोग उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से और वहां पर जो स्थिति है आज की घूमने के लिए बहुत शानदार है वो जगह। उस जगह पर उसके नाम पर नामकरण इसका हुआ है अग्लोहास की धारा। अब देखिए अग्लोहास की धारा से ऊपर थोड़ा सा उत्तर चलेंगे तो वो है
वेंगुला की धारा। वेंगुला की धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है इस हिसाब से, हालांकि आप जानते ही हैं कि एक स्थान है जो यहाँ पर अंगोला, आपने नाम सुना होगा, अंगोला एक देश है। तो अंगोला का एक पत्तन का एक क्षेत्र है बहुत बड़ा, उसी क्षेत्र के अंदर वेंगुला भी आता है। ये वेंगुला वो ठंडा थोड़ा है, और यही वजह है कि इस साउथ अफ्रीका के पास में और इधर अंगोला के पास में, तंजानिया के इधर देखिए इस एरिया में थोड़ा ऊपर साइड में आप नजदीक से देख पा रहे होंगे, इधर अंगोला और इधर साउथ अफ्रीका, इसके बीच में इधर कालाहारी का रेगिस्तान है। वो डिजर्ट है, लेकिन कोल्ड डिजर्ट है, ठंडा डिजर्ट है। उसका असर यानी इन ठंडी जलधाराओं का असर जो हुआ था वहां पर पड़ करके एक प्रकार से वहां ठंडा स्थान बना देता है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर इन दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं ने अब ऊपर जाकर के एक चक्र का क्रम पूरा किया कि नहीं। वही किनारी की धारा के पास पुनः मिल जाती हैं और आकर के दक्षिण विश्वतीय धारा में मिल जाती है। इस प्रकार एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं अपना क्रम पूरा कर लेती हैं। एक और चीज आपको महत्वपूर्ण बता दूं यहां पर कि इस जगह पर जब पश्चिम से पूर्व की ओर धाराएं बहती हैं तो इस अफ्रीका से बहुत नीचे, अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है उसके ठीक नीचे उस जगह पर समुद्र के अंदर समुद्री पर्वत हैं। तो उन पर्वत से टकराकर दो हिस्सों में भाग उसका बढ़ जाता है, 2 वेज में बढ़ जाती हैं धाराएं। एक धारा इधर यानी आपके हिंद महासागर की ओर और दूसरा अफ्रीका के उत्तर की ओर बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं से थोड़ा कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर व्यूअर्स। आप सब मेरे वीडियो को बहुत ही लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और आशा है, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वीडियोस में आप हमारे साथ होंगे और नए नए टॉपिक के साथ हम आपको और आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।